Good morning, everybody. Myself, Pawan Jha, Director Vijay Study Circle Ranchi, welcomes you in this live class of History Mains. History Mains आज हमारी एक नई बैच शुरू हो रही है और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। ये स्टूडेंट की नज़र में सबसे आसान सब्जेक्ट और नंबर लाने में सबसे कठिन सब्जेक्ट, यही इसका इतिहास है। आज तक हमारे इस करियर में कभी ऐसे नहीं मिले स्टूडेंट जो केवल हिस्ट्री पढ़ने आते हो। वो साइंस पढ़ने आते हैं, वो इकोनॉमिक्स पढ़ने आते हैं, लेकिन केवल हिस्ट्री पढ़ने कोई नहीं आता है। और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो चलो हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं। तो यही रहा, क्योंकि हिस्ट्री से कभी किसी को डर नहीं लगता। ग्रेजुएशन में भी जो आईएससी किए रहते हैं स्टूडेंट्स, उनको समझ में नहीं आता है कि आर्ट्स में कौन सब्जेक्ट ले, तो सब उनको राय देते हैं हिस्ट्री ले लो, उसमें फेल तो कम से कम नहीं करोगे। लेकिन हिस्ट्री इस तरह से एक सुरक्षित सब्जेक्ट रहा है, लेकिन जहां मार्क्स लाने की बात होती है कि हिस्ट्री में 60% और 70% आए, तो अधिकतर लड़कों को नहीं आता है। कारण यही है क्योंकि ये बहुत आसान है, इसलिए नंबर नहीं आता है। जैसे अभी बहुत लोग बोल रहे हैं कि हमको अब पीटी से डर लगने लग रहा। डर लग रहे हैं तो सतर्क हैं, डर लगेगा तभी तो सतर्क होंगे, तो पीटी फेल नहीं करेंगे। और निश्चिंत रहेंगे तो फेल करने का क्या होगा, चांसेस रहेगा। ट्रेन जो छूटती है वो कभी दूर वाले की नहीं छूटती है, किसकी छूटती है, बगल, क्योंकि वो सतर्क नहीं है। तो इसलिए आप देखिए कि वही हाल हिस्ट्री का है कि हिस्ट्री एक आसान सब्जेक्ट है लेकिन नंबर लाने में कठिन। आज मैं एक एक करके सबसे पहले यही चलूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि इसमें मार्क्स नहीं आते। उससे पहले इंफॉर्मेशन दे दूं कि पिछले बार इस इंस्टीट्यूट से जो हाईएस्ट मार्क्स गए हैं वो 149 गए हैं जो हिस्ट्री में आया, और उनको हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर में मात्र 44 नंबर था। तो इसलिए आप 149 मार्क्स मेंस में पेपर 3 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी में स्कोर उन्होंने किया। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको 140 में मार्क्स हैं, बहुत ऐसे भी हैं जिनको 70s भी है। तो ऐसा नहीं है कि सबको आ गया है, तो जिन्होंने लिखा तो उनको नंबर आया है। तो यही रिक्वायरमेंट होती है हर सब्जेक्ट की। इकोनॉमिक्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आप डाटाज दें, अपडेट डाटा दें। ज्योग्राफी की रिक्वायरमेंट होती है कि आप स्केचिंग करें, मैप बनाएं। इस तरह से वहां मार्क्स ज्यादा हासिल किए जा सकते हैं। उसी तरह से हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है कि आप फैक्ट्स दें, अरेंज करें। और हिस्ट्री में 2 व्यू होती है, दोनों व्यू को आप दें, एनालिटिकल लिखें तो नंबर जरूर आएंगे। यही अधिकतर स्टूडेंट समझ नहीं पाते, तो इसी वजह से नंबर नहीं आता है, क्योंकि उनका व्यू केवल एक जगह सिमट कर रह जाता है। और दूसरी बात नंबर नहीं आने के कारण है कि यहां पर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, ABCD 4 ऑप्शंस है। ABCD 4 ऑप्शंस में हमको जो फॉर्मेट है एग्जाम का, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से नंबर नहीं आते। हमारा फॉर्मेट जो है मेंस का, आप हिस्ट्री की बात करें तो ये पेपर 3 में है, मेंस में हिस्ट्री पेपर 3 में है। और इसका मार्क्स वैल्यू है 100 मार्क्स वैल्यू है। पेपर 3 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन ए में हिस्ट्री है, ए में, और सेक्शन बी में ज्योग्राफी है। इसलिए इसका नाम दिया गया सोशल साइंस। हिस्ट्री सेक्शन ए में है और ज्योग्राफी सेक्शन बी में है। अब इस हिस्ट्री में आप ध्यान रखिए कि इस हिस्ट्री में जो 100 मार्क्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखने से पहले जरा देखते हैं हम लोग कि ये हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो उसको चार पार्ट में बांटा गया है। एक एंशिएंट हिस्ट्री, एक मेडिएवल, मॉडर्न और झारखंड। 4 पार्ट में नई हिस्ट्री का डिवीजन किया गया है। अब आइए एग्जाम के हिसाब से मार्किंग का एलोकेशन कैसे है। मार्किंग का जो एलोकेशन है 100 मार्क्स तो हमने बता दिया आपको। इसके बाद सिलेबस बोलती है, सिलेबस क्या बोल रही है कि आपको 3 क्वेश्चन लिखना है। एक क्वेश्चन जो है 1 क्वेश्चन ये कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, जो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस है। जिस तरह से आप पीटी में देख रहे हैं वो मल्टीपल चॉइस है। तो इसमें टोटल क्वेश्चन रहेंगे 10 10 10 10 इंटू 2
यानी 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव होंगे मल्टीपल चॉइस। ये जो 10 क्वेश्चन है यहीं पर समझना जरूरी है, ये एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और झारखंड चारों मिलाकर के होंगे। यानी अगर आप एवरेज देखेंगे तो 2.5 क्वेश्चन एक सेक्शन से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। चारों सेक्शन से मिला करके आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहां पर ये 20 मार्क्स हो गया। अब आपके बच गए 80 मार्क्स। 80 मार्क्स, अब 80 मार्क्स को कैसे लिखना है सो देखिए। इसमें क्या किया गया है कि ए बी सी डी 4 सेक्शन में हिस्ट्री को फिर इंटरनल डिवीजन किया गया है। ए सेक्शन में एंशिएंट, बी में मिडिवल, सी में मॉडर्न और डी में झारखंड। ये 4 सेक्शन में इसको बांट दिया गया है। अब आपको कहा जा रहा है कि आप कोई भी 2 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपके पास 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एंशिएंट का, एक क्वेश्चन मिडिवल का, एक मॉडर्न का और एक झारखंड का। 4। अब 4 क्वेश्चन में आप 2 क्वेश्चन का जवाब देना है आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन का वैल्यू 40 मार्क्स है। तो 2 क्वेश्चन करेंगे तो 80 मार्क्स हो गया। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, 20 मार्क्स क्या है। अब ये केवल व्यवस्था पेपर 3 में ऐसी है। पेपर 3 में ऐसी व्यवस्था है क्योंकि इसके 2 पार्ट है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। तो अब इसमें क्या है कि इसका ये अर्थ हुआ एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, झारखंड। पिछली बार क्या हुआ सो देखिए, पिछली बार चारों से एक एक क्वेश्चन पूछे गए और आपसे कहा गया 2 जवाब दीजिए। चारों से एक एक क्वेश्चन जो पूछे गए वो पूरे 40 मार्क्स के थे। कोई ऑप्शन नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। इकोनॉमिक्स में ऑप्शन था, साइंस में ऑप्शन था, पॉलिटी में ऑप्शन था। पेपर 3 में कोई ऑप्शन नहीं था। अगर 4 है 1 2 3 4 तो इसमें से 2 जवाब देना हर सेक्शन से, यानी एंशिएंट से एक क्वेश्चन, मिडिवल से एक क्वेश्चन, मॉडर्न से एक क्वेश्चन और झारखंड से एक क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन एक आसान चीज क्या थी कि आप कोई भी 2 सेक्शन से ही कर पाएंगे, क्योंकि 2 सेक्शन से आपको करना नहीं है, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं अपनी तैयारी में कि हम 2 ही सेक्शन पढ़ के जाएं? क्या हम ऐसा कर सकते? ऐसा आप कर सकते हैं, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन लिखना है। लेकिन जब आप फर्स्ट राउंड तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा किस लिए नहीं करना चाहिए? क्योंकि पिछले बार भी लोग धोखा खाए। कोई सेक्शन से एक ही क्वेश्चन है और मान लीजिए आपने तय किया कि हम एक सेक्शन से कोई क्वेश्चन करें और इतना डिफिकल्ट आ गया कि वही नहीं बना पाए, तब ऐसी स्थिति में आपके पास क्या विकल्प रहेंगे जिसको आपने नहीं पढ़ा? दूसरी बात क्या होती है कि ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पूछ दिए जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पूछ दिए जाएंगे तो पूरा सिलेबस आपको पढ़ना क्या होता है? जरूरी होता है। तो इसका जवाब स्टूडेंट ढूंढते हैं कि इसका जवाब यही ढूंढते हैं कि पीटी में तो हम ऑब्जेक्टिव पढ़े ही हैं, उससे हमारा काम हो जाएगा। पीटी से इसके ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर है सो देखिए। पीटी में हम लोग को ज्यादा पढ़ना था। मेंस में जो सिलेबस दिया हुआ है आपका, उसी से ऑब्जेक्टिव आएंगे। मेंस में जो सिलेबस है ऑब्जेक्टिव भी उसी से आएगा। तो मेंस का जो हमारा सिलेबस है ये पीटी की तुलना में छोटा है ऑब्जेक्टिव के लिए। जैसे पूरा दिल्ली सल्तनत, पूरा आप मुगल पढ़ते हैं, पूरा एंशिएंट पढ़ते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। जैसे मौर्जा आप पढ़ रहे हैं तो पूरा मौर्जा पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। आप अगर हड़प्पा पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ रहे हैं। अभी देखिएगा सिलेबस में शॉर्ट दिया हुआ है, जैसे आर्जन्स में केवल ओरिजिन ऑफ द आर्जन्स दिया गया हुआ है, केवल ऋग्वैदिक पीरियड दिया गया हुआ है। तो इसका मेंस का सिलेबस ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? छोटा है। तो इसी से पूछा जाएगा। अब कुछ टॉपिक जो पीटी में नहीं होंगे वो भी इसमें, उससे पूछा जाएगा। इसलिए जब ऑब्जेक्टिव के लिए आपको जब तैयारी करते हैं तो ऑटोमेटिक सारा सेक्शन पढ़ते हैं। दूसरा, फर्स्ट राउंड में कभी भी शॉर्टकट नहीं करना चाहिए, इसी वजह से कि एक क्वेश्चन आए, मान लीजिए आप एंशिएंट पढ़ के गए, जैसे पिछले बार लोग मॉडर्न पढ़ के गए थे और मॉडर्न में सबसे डिफिकल्ट सवाल आया, नतीजा वो बना ही नहीं पाए, तो अब चले गए पीटी का याद कर कर बना रहे, एंशिएंट में तो बहुत हल्का पूछ दिया, तो इसलिए एंशिएंट को बनाने लगे। इसलिए वो गेस होता है लास्ट टाइम के लिए। अभी गेस पर नहीं चलना चाहिए, अभी आपको चारों सेक्शन पढ़ना चाहिए। अब आइए आगे क्या करना चाहिए? आगे ये करना चाहिए कि आपको 2 सेक्शन सेलेक्ट करना चाहिए। वो 2 सेक्शन जिस पर कि हम ज्यादा फोकस करें, बाकी को हम साइड में रखें। क्या यही पैटर्न अगले एग्जाम में होगा? देखिए, सिलेबस में बदलाव का कोई संकेत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में बदलाव हो सकता है, क्योंकि जेपीएससी का हमेशा ये इतिहास रहा है, 2 इतिहास।
फॉर्म 3 बार आता है, तो 2 बार आ चुका है, इसलिए इस बार भी उम्मीद है कि तीसरा बार आएगा। ये जेपीएससी का इतिहास रहा है, समझ गए। और दूसरा इतिहास रहा है जेपीएससी का कि हर बार कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट वो मेंस के क्वेश्चन में करता है। तो इस इतिहास को देखते हुए उम्मीद है कि शायद इस बार भी बदलाव हो। किस में बदलाव हो? क्वेश्चन पैटर्न में। तो क्या बदलाव, इसलिए आपको पास करना है ना, इसलिए तैयार रहना है, वो भी जबकि पंचवर्षीय योजना के हिसाब से एग्जाम हो। जैसे कि अभी अगर मिस करके 2021 में, तो हो सकता है 2026 में चांस मिले। ये तो हर साल यही लोग बोलते हैं कि हर साल लेंगे, हर साल लेंगे। जैसे कोई भी सरकार आती है 6 महीना में नौकरी भर देंगे, हर बार आएगा तो 6 महीना में भर देंगे। हेमंत सोरेन सरकार भी आई थी तो 6 महीना में भर दी, बोली थी कि हम कर देंगे। तो उनको पास तो एक बहाना मिल गया कि कोरोना आ गया। कोरोना बहुत लोगों का जिंदगी बना दिया है, बर्बाद किया है, तो समझ लीजिए बन भी गया है, समझ गए। क्योंकि सब कर्म की सजा का जो उपाय क्या है? कोरोना है। देश की अर्थव्यवस्था अंदर चली गई, राज्य की अर्थव्यवस्था चली गई, सबका जिम्मेवार कोरोना है। दरअसल अगर सही भी रहता तब भी वैसे ही जाता, लेकिन वो एक बहाना है। तो इसी तरह से जेपीएससी का ट्रेंड में क्या बदलाव हो सकता है? जेपीएससी के ट्रेंड में बदलाव हो सकता है, ये जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें 2 बदलाव हो सकते हैं। हो सकता है कि पॉलिटी की तरह, पॉलिटी में दिया हुआ है, पॉलिटी में 20-20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो पहला बदलाव ये हो सकता है कि ये 20 मार्क्स का दे दे आपको, 20-20 मार्क्स का। दूसरा बदलाव हो सकता है, जो भी होगा आपके पॉजिटिव होगा, क्योंकि पिछले बार सबसे कठिन सवाल इतिहास से ही थे, इसलिए आपको कहा ना कि सबसे आसान सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन सबका मार्क्स देखिए, दिखाएगा नहीं मार्क्स आपको, लेकिन जबरदस्ती देखिए उसका मार्क्स कि हिस्ट्री में कितना मार्क्स आया है। उससे ज्यादा मार्क्स उसको साइंस में आया है, उसको ज्यादा मार्क्स किस में आया? इकोनॉमिक्स में आया है, जिससे कि वो सबसे ज्यादा डरता था। लेकिन हिस्ट्री में कम मार्क्स आए, यही वजह से। अब देखिए कि ये एक बदलाव, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन कठिन थे और फिर वो उस हिसाब से लिखते ही नहीं, जैसा मैं अभी बता रहा हूं कि कैसे लिखना चाहिए, उस पैटर्न पर लिखते ही नहीं है। तो एक बदलाव हो सकता है कि ये 20-20 मार्क्स का पूछे। दूसरा बदलाव ये हो सकता है कि इसमें ऑप्शन दे दे आपको। जैसे 40 मार्क्स में कोई ऑप्शन नहीं था, एक क्वेश्चन पूछा, समझ गए, वही जवाब दीजिए, तो ये और कठिन बनाता है। हर में अथवा है, तो इसमें एक अथवा दे सकता है कि एक क्वेश्चन दे और उसके साथ अथवा दे। तो ये दोनों बदलाव आपके हक में होगा, आपके खिलाफ नहीं जाएगा। जो सबसे कठिन प्रक्रिया था उसको पूछ लिया गया। अब आइए कि हमने बताया कि फर्स्ट ऑन क्वेश्चन बढ़ेगा नहीं, मतलब हाँ क्वेश्चन बढ़ेगा इन द सेंस कि एक क्वेश्चन के 2 पार्ट हो जाएंगे। जैसे अभी 40 है तो क्वेश्चन के 2 पार्ट हो जाएंगे, लेकिन वही है रिटेन एबिलिटी, वो हमेशा बेनिफिशियल होता है। एक क्वेश्चन का जब भी 2 पार्ट होगा तो मार्क्स लाने के हिसाब से वो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि 20 मार्क्स में आपको मार्किंग बढ़िया होता है। हाँ, कठिनाई क्या होता है? जिसको लिखने का आदत नहीं होगा, एक ही 40 मार्क्स का लिखने का आदत है। अब जैसे मान लीजिएगा अकबर की धार्मिक नीति, नोट्स बना हुआ है 10 पेज का, 10 के यहाँ 20-20 पेज का बना के रखे हुए, अब 20 पेज का बना के रखे हुए है 40 मार्क्स के हिसाब से लंबा। अब वहां पूछ दिया 20 मार्क्स, अब वो समझ भी नहीं रहा कि इसमें हम क्या छांटे, छांटते छांटते अकबर को ही छांट देगा कि अकबर लिखा ही नहीं। बताइए, क्योंकि यही एबिलिटी आप क्लास किस लिए कर रहे हैं? क्लास में यही सीखेंगे कि क्या लिखना है, पढ़ना थोड़े है। पढ़ना तो अपने से भी पढ़ लीजिएगा किताब, ये मेन है कि आप सीखिएगा कि लिखना क्या है इसमें। और खासकर हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में जिसमें कि कोई किताब की कमी नहीं है, हर में आपको थोड़ा बहुत, जैसे इकोनॉमिक्स में बताया ना कि मटेरियल नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बताया मटेरियल नहीं है एक भी सोर्स से, हिस्ट्री में ये रोना नहीं रो सकते कि मटेरियल नहीं है। कितना मटेरियल चाहिए, कोई भी क्लिक कीजिए, बहुत मटेरियल है। तो हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में मटेरियल का नहीं, मेन है कि उसको लिखने का क्या स्टाइल है। तो ये लिखने का मेन चीज इसमें मायने रखता है। तो इसलिए देखिएगा कि आप ये बदलाव हो सकता है जो स्टूडेंट हक में होगा। अब आइए कि हमारा 4 सेक्शन अगर रहता है तो हम कौन सा 2 सेक्शन करें, हम कौन सा 2 सेक्शन करें। देखिए, ये खासकर नए स्टूडेंट जो तैयारी नहीं करते हैं उनके साथ 2 समस्या होती। पहली समस्या कि सबसे पहले उनका ध्यान इंटरव्यू पर होता है कि इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाएंगे। अभी पीटी पढ़ा नहीं, ध्यान कहां चला गया? सर इंटरव्यू का क्या होगा? इंटरव्यू होता है व्यक्तित्व परीक्षण, इंटरव्यू व्यक्तित्व परीक्षण। अभी व्यक्तित्व बना कहां है जो परीक्षण होगा? पीटी पढ़िएगा, मेंस पढ़िएगा, अपने आप व्यक्तित्व परीक्षण हो जाएगा। दूसरा, नया लड़कों का दूसरा सवाल होता है कि हमेशा शॉर्टकट रास्ता ढूंढते कि अभी बता दीजिए कि हिस्ट्री में हम क्या पढ़े, एंसेंट पढ़े कि मेडिवल पढ़े कि मॉडर्न पढ़े, झारखंड, इसमें से 2 सेक्शन कौन पढ़े, ताकि शुरू से हम उसी काम को करते रहे। और उसका रेलिवेंट अभी एज भी नहीं है इस साल में, मतलब 2021 में एग्जाम भी नहीं दे पाएगा, पार्ट 3 में है, देगा 2023 में। अगर अवसर मिला, हो सकता है एग्जाम 26 में हो तो 26 में अवसर मिलेगा। और उसको है कि अभी गेस बता दीजिए कि झारखंड में क्या क्वेश्चन आएगा।
अभी अभी गेस बता दिया जाए तो इस पर नजर होती है, उसका रेलिवेंट नोट्स दे दीजिए खाली। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, इसमें रिटेन एबिलिटी है। कितना भी नोट्स आपके पास होगा, फाइनली आप देखिएगा, जैसे फाइनली आपको वही लिखाएगा जो आपका ओरिजिनल है। जैसे आपको बताया ना, आपको चोट लगेगी कितना भी आप फ्रेंच सीखे हो, इंग्लिश सीखे हो, और मातृभाषा आपकी क्या है हिंदी, तो माँ ही निकलेगा, फ्रेंच में नहीं निकलेगा माँ। उसी तरह से जो आप अगर पढ़ रहे हैं तो अंत में जब लिखने जाएगा तो रो दीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में। बहुत लोग रोने लगते हैं क्योंकि इतना पढ़ लिया, पढ़ने से क्या होगा, वहां पर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए और रट नहीं सकते, रट सकते हैं केवल आप पॉइंट। क्या रटिएगा इसमें, रटने का पॉइंट रट सकते हैं जो मैं तरीका बताऊंगा, लेकिन पैराग्राफ वाइज बीए का नोट्स थोड़ी है कि इस बार जैन पूछा अगले बार बौद्ध पूछेगा, और अगर जैन पूछा तो वॉकआउट, क्योंकि क्यों रिपीट कर दिया तू। तो इसलिए देखिए ये बीए का एग्जामिनेशन नहीं है, आप जैन बुद्ध कुछ बुद्ध के कई एस्पेक्ट जो पूछे जा सकते, इसलिए इसमें रट करके केवल आप पॉइंट जा सकते हैं, लेकिन रट करके लिख नहीं सकते, समझ करके लिखना होगा, और इसके लिए लैंग्वेज चाहिए और उसके लिए तरीका चाहिए। तो अब देखिए कि हमको 2 सेक्शन कौन करना चाहिए ये हम लोग बाद में जाएंगे, लेकिन अभी आपको हिंट दे देते। अभी आप पूरा पढ़िए। क्यों ये कहा जाता है कि इस सेक्शन में जो मैं नए लोगों का सवाल सब करूं, किस सेक्शन में ज्यादा नंबर आता है, कौन सेक्शन हम करें जिसमें ज्यादा नंबर आएगा, क्योंकि इसमें तो 2 ही सेक्शन से कहा है लिखने के लिए। देखिए पहला राउंड में यह सवाल नहीं होना चाहिए कि किस सेक्शन से हम करें तो ज्यादा नंबर आता है। फर्स्ट राउंड में ऐसा कोई सवाल नहीं होता, आपको जो बेस्ट आता है वो लिखना चाहिए, दूसरे के अनुसार नहीं चलना चाहिए। पहला चीज है कि आपको जो बेस्ट आता है वो लिखना चाहिए, हमेशा अपने मजबूत पक्ष को लेना चाहिए, समझ गए। जैसे कि आप क्रिकेट में देखते हैं कि टॉस जीत गए आप, मौसम अचानक खराब हो गया, ठीक है, बादल लग गए, तो वो जिसके पास तेज गेंदबाज होगा, स्विंग गेंदबाज होगा, उसको मौसम का फायदा मिलेगा ना। और स्पिनर लेके उतरे हुए और हवा उसके विपरीत दिशा में, तो स्पिन करेगा बॉल, तब ले लेंगे मौसम खराब है इसलिए हम पहले फील्डिंग ले लेते हैं। फील्डिंग ले लेते हैं तो विपक्षी 300 स्कोर कर देगा 50 ओवर में, क्योंकि उसका मजबूत पक्ष क्या था, बैटिंग। अपना मजबूत पक्ष जानना चाहिए था, अगर उसके पास फास्ट बॉलर है तो मेरे पास भी बढ़िया बैट्समैन, हम पहले बैटिंग करें। उसी तरह से आपको तय करना होगा कि मेरा बेस्ट सेक्शन कौन है और क्या हम लिख सकते। उसके बाद आइए एग्जाम में भी क्या ऐसा असर पड़ता है कि कोई सेक्शन में ज्यादा नंबर आता है। यस, एग्जाम में भी फर्क पड़ता है कि ज्यादा नंबर आ सकता है किसी सेक्शन में। कैसे, सबसे पहले राज्य की परीक्षा देख रहे हैं आप, राज्य की परीक्षा दे रहे हैं तो आपका स्टेट रिलेटेड में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। वो कैसे समझेगा कि आप झारखंडी हैं, जब झारखंड हिस्ट्री से लिखेगा तब वो मान के चलेगा कि झारखंड हिस्ट्री से आप लिख रहे हैं, इसलिए झारखंड हिस्ट्री करना ही चाहिए। झारखंड हिस्ट्री 1। अब बच गया कि 3 में से 1 किसका हम चयन करें। 3 में से एक है क्या कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मेडिएवल को चयन करते हैं, क्योंकि तीनों में सबसे आसान वही है। आपको अभी हम फॉर्मूला दे देते हैं कि आप देखिएगा कि तुगलक और खिलजी और इधर अकबर और औरंगजेब, इससे एक क्वेश्चन आएगा ही, आप देख लीजिए, पिछले बार भी होगा ही, एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही। इधर तुगलक और खिलजी और उधर जो है आप देखें कि जो है अकबर और औरंगजेब से एक क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन को ये तो सबको पता, अभी बता दिए, और ये क्लास फ्री भी है, सब जान गया, लेकिन किस तरह का क्वेश्चन आएगा, पिछले बार मोहम्मद बिन तुगलक का सिक्का पूछ दिया 40 में, दिमाग घूम गया सबका कि 40 मार्क्स में कैसे लिखे। खाली ये बता देने से थोड़ा ही होगा, उसमें क्या लिखना है, इसलिए रेगुलर ज्वाइन करना होगा। आज फ्री में देख रहे हैं तो चलिए कोई बात नहीं। ये जो सोच रहे हैं कि सब कुछ फ्री है, मैं आज एक ही क्लास में सब आइडिया मिल जाएगा, तो नहीं, एक क्लास के बाद दर्द और बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका आंसर नहीं मिलेगा, खाली क्वेश्चन मिलेगा कि क्या है, समझ गए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये 4 में से आएगा ही। तो अधिकतर लड़के मेडिएवल को ऑप्ट करते हैं, जिनका और भी कमजोर रहता है हिस्ट्री वैसे, तो वो मेडिएवल ज्यादा आसान पड़ता है, क्योंकि उसमें गेस करते हैं, उसका सिलेबस भी बहुत छोटा है। लेकिन अब आइए कारण क्या होता है नंबर नहीं आने का। कारण ये है कि ये तो सबको पता हो गया, जैसे आपको पता है इतने सैकड़ों से ऊपर लड़के क्लास देख रहे हैं, उसके बाद इस लिंक को भेजेंगे 2000 लड़कों के पास, तो वो लिंक 2000 के पास शेयर होगा, तो सबको पता है कि मेडिएवल में जो है सो आसान है, तो सब लोग करेंगे। तो आप खुद बताइए, आप एक परीक्षक है, आपके पास सब कॉपी आ रही है, सब लिखे हुए अकबर अकबर अकबर,
अचानक एक क्वेश्चन आ गया हड़प्पा, किसको मार्किंग ज्यादा आएगा? आप स्वाभाविक है, देखते देखते बोर हो गए, सब वही लिखे हुए हैं, तो उसीलिए वो मार्किंग का लाभ मिल जाता है उसको, एक आध नंबर का लाभ मिल जाता है हर क्वेश्चन में कि ये लड़का यूनिक है, और उसमें भी सारा कॉपी विजय स्टडी सर्किल का ही रहे, सब एक ही चीज लिखे हुए, समझ गए? तो इसके बाद जो है तो उसको और मुश्किल बढ़ जाता है कि किसको हम कितना नंबर दें। तो इसलिए देखिएगा कि ये इसके कारण अंतर पड़ता है, लेकिन इसके चक्कर में क्या है, आप बहुत बचपन से फॉर्मूला सुनते रहे, चौबे गए छब्बे बनकर दूबे बनकर आ गए। बहुत सारे लड़के यही सोचकर क्या करते हैं कि लोगों से अलग हटने की कोशिश करते हैं, उसको मेडिएवल बहुत अच्छा से आ रहा है, लेकिन सर बता दिए थे कि मेडिएवल सब लिखता है इसलिए नहीं लिखेगा। वो किसको नंबर आएगा? जो एंशिएंट में भी उसी इफिशिएंटली लिखेगा तब ना आएगा, कि कुछ लिख दीजिएगा हड़प्पा में आएगा, हड़प्पा की जगह मौर्जा लिखने लगे तो उसमें नंबर दे देगा क्योंकि एंशिएंट है। नहीं, यहां पर चॉइस की बात है कि अगर आप एंशिएंट में उसी लेवल का लिखते हैं जिस लेवल का आपने मेडिएवल का लिखा, तो आपको मार्किंग ज्यादा आएगा, मार्किंग ज्यादा आएगा, ठीक है। उसके बाद तो आप यहां पर एंशिएंट का एक चयन कर सकते हैं। उसके अलावा जिनका हिस्ट्री कमजोर हो और थोड़े कामचोर हो, उनके लिए एक और ऑप्शन है कि वो मॉडर्न की तरफ भी जा सकते हैं। मॉडर्न कामचोरी कैसे चलेगा? कामचोरी इससे चलेगा कि मॉडर्न का जो हमारा ट्राइबल रिवोल्ट्स वगैरह है, ट्राइबल रिवोल्ट्स, वो आपको इसमें भी पढ़ना है, झारखंड में भी जो मॉडर्न का ट्राइबल रिवोल्ट्स है वो झारखंड में भी पढ़ना है। दूसरा, झारखंड में जो 6 टॉपिक है हिस्ट्री का, झारखंड हिस्ट्री का, अगर आप अपना सिलेबस देखिएगा, बहुत सारे लड़के अभी तो सिलेबस भी नहीं देखे होंगे, पीटी के बाद देखेंगे और उसके बाद हो सकता है रिजल्ट के बाद देखेंगे, कि अपना भी भरोसा नहीं कि पीटी आप पाएंगे कि नहीं, समझ गए? तो आप देखिए, वो अगर आप उस सिलेबस को देखिएगा तो 6 टॉपिक में 3 टॉपिक ट्राइबल रिवोल्ट से ही है, 6 में से 3 टॉपिक ट्राइबल रिवोल्ट से है। तो आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री करते हैं तो मॉडर्न का एक टॉपिक हमको कहां मदद कर रहा है? आप झारखंड में भी, क्योंकि झारखंड तो करना ही है और झारखंड सबसे इजी है करना, 3 ट्राइबल रिवोल्ट्स का टॉपिक है तो एक क्वेश्चन आएगा ही, तो टोटल आपको लिखना कितना है? सो बताइए, 2 ही क्वेश्चन। तो यही बात पिछले बार भी बताए थे, तो उसमें भी गेस के अंदर महागेस कर लेता है लोग, बताए तो पूरा ट्राइबल पढ़ के जाओ, तो उसके जगह खाली पढ़ के गया ताना भगत, समझ गए, मुंडा और संथाल, ऐसा क्वेश्चन घुमाया कि दिमाग ही घूम गया। अगर आसान पूछे रहता तो आज हिस्ट्री का क्लास कोई करने आता भी नहीं, क्योंकि सब यही पढ़ के गया था। ट्राइबल सर बोले ट्राइबल, हम बोले थे कि पूरा ट्राइबल रिवोल्ट सबको कर के जाओ, छोटा छोटा चुआर विद्रोह भी करके जाओ। एक क्वेश्चन से हो रहता है, ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा कि केक वॉक मिलेगा आपको, और इतना सरदारी आंदोलन से उसको क्या किया, मिला करके पूछ दिया। तो इसलिए देखिएगा कि अगर ट्राइबल रिवोल्ट से एक क्वेश्चन से, और क्वेश्चन तो पहले से आउट है लेकिन आंसर क्या है, और दूसरा है कि किसी तरह का मतलब टॉपिक आउट है लेकिन आंसर आपका कैसे होना चाहिए, तो आप वहां पर भी गेस के अंदर महागेस, उसके बाद इस बार को जगह महागेस, मतलब और छोटा दीजिए, मतलब 2 क्वेश्चन दे दीजिए, 2 क्वेश्चन ऐसा दे दीजिए जिससे कि वही रट दे वही छाप दे। ये ग्रेजुएशन का है एग्जाम क्या कि बताया कि जैन आ गया तो अगले बार बुध है, ऐसा नहीं होगा। ये डिप्टी कलेक्टर का, डीएसपी का एग्जाम है जिसमें कि लाखों लोग अभी फॉर्म भरेंगे, समझ गए। खतरा ऐसा है कि 100 रुपया फॉर्म में कहीं करोड़ ना चला जाए, समझ गए, क्योंकि सब परिवार से 3-4 ग्रेजुएट बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में, लेकिन वो सब केवल पीटी के लिए है, पीटी में ऑटोमेटिक 5000 रिजल्ट आ जाएगा, समझ गए। तो ऐसे में मॉडर्न और एंशिएंट एक विकल्प बनता है जो झारखंड के साथ कॉम्बिनेशन रखें। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो झारखंड में कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन ये चीज हमको समझ में नहीं इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पीटी में 110 क्वेश्चन झारखंड है, तो एटलीस्ट आज पीटी वही पास कर सकता है जो झारखंड सेक्शन को पढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में उसका हम कैसे समझे कि झारखंड कमजोर है? हाँ, ये हम समझ सकते हैं कि चूंकि हिस्ट्री का वैल्यू वहां पर केवल 10 क्वेश्चन है, पीटी का सिलेबस अलग है और मेंस का सिलेबस अलग है, तो वहां पे ये हो सकता है कि उसकी हिस्ट्री कमजोर हो तो वो सोच रहा हो कि झारखंड को हम छोड़ दें। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप झारखंड कीजिए, वो तो आपके स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करता है कि कैसी स्ट्रेटेजी है, लेकिन हमेशा स्टेट पीसीएस में अपने स्टेट का सेक्शन करने से बेनिफिट होता है, इसलिए झारखंड करना चाहिए। अब आइए कि चॉइस ऑफ द क्वेश्चंस, पहले तो हो गया कि सेक्शन में हम क्या चॉइस करें, तो आप झारखंड के साथ एंशिएंट को ले सकते हैं, झारखंड के साथ मॉडर्न को ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उसी स्टैंडर्ड का आपको जानकारी हो जो स्टैंडर्ड का मेडिएवल को दिया गया है।
इसका ये अर्थ नहीं है कि जो मेडिवल लिख रहे हैं उनको कम नंबर आएगा। पिछले बार मेडिवल वालों को भी आया। आपका जो बेस्ट होगा वो आपको लिखना चाहिए। अब आइए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर सिलेबस पर चलेंगे। आगे ये बढ़ेंगे कि ये जो हमने कॉमन प्रॉब्लम कहा कि इतिहास के साथ दो कॉमन प्रॉब्लम है कि सबसे आसान सब्जेक्ट है हिस्ट्री पढ़ने में और समझने में, और सबसे कठिन सब्जेक्ट है नंबर लाने में। नंबर लाने में ये सबसे हार्ड है, इसमें मार्क्स जनरली नहीं आते। इसलिए इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एकदम क्लियर है। इतिहास हर सब्जेक्ट का, जैसे मैंने बताया कि कोर एस्पेक्ट होता है, हर सब्जेक्ट का कोर एस्पेक्ट होता है। तो हिस्ट्री का कोर एस्पेक्ट को आपने पकड़ा ही नहीं है। हिस्ट्री का कोर एस्पेक्ट है कि हिस्ट्री में सबसे पहले तथ्य की प्रधानता होती है, फैक्ट्स की प्रधानता होती है। जैसे कि अगर आप लिख रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के स्वरूप को बताइए, या अगर आप लिख रहे हैं अशोक के धम्म को लिख रहे हैं, तो पहले आपको ये फैक्ट्स बताना है कि अशोक का धम्म से जो रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है उसको आप लिखिए, उसका कोर वो हो गया तथ्य। तो ऐसा तो हर सब्जेक्ट में होता है, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री में होता है। दूसरा हिस्ट्री का क्या है कि हिस्ट्री में विचारधाराएं बहुत है, विचारधाराएं बहुत है, लेकिन दो विचारधारा के बीच में बहुत लड़ाई है। जैसे एक विचारधारा आपकी आती है वामपंथी, लेफ्टिस्ट, वामपंथी, और दूसरी विचारधारा आपकी आती है दक्षिणपंथी, राइटिस्ट। दक्षिणपंथी, राइटिस्ट, ये इसको हम लोग कॉमनली राष्ट्रवादी भी बोलते हैं, नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी। और ये लेफ्टिस्ट, वामपंथी कहलाते हैं, जिनको मार्क्सवादी इतिहासकार भी बोलते हैं, मार्क्सिस्ट, मार्क्सवादी। अब जब हम एनालिसिस करते हैं, फैक्ट में दोनों में प्रॉब्लम नहीं है। फैक्ट में एक दो टॉपिक छोड़ करके कहीं प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में फैक्ट में भी प्रॉब्लम है कुछ जगह। जैसे कुछ इतिहासकार बोल दिए कि पहले वैदिक हुआ फिर हड़प्पा, कुछ बोले हैं वो मान्यता प्राप्त नहीं है। लोहा एकमात्र आधार है जो वैदिक के बाद को सिद्ध करता है। तो कुछ कंफ्यूजन कर दिए हैं कि नहीं, पहले जो है वैदिक हुआ उसके बाद हड़प्पा। तो ऐसा कंफ्यूजन कम जगह है, ज्यादातर इनके विचारधारा में लड़ाई है। ज्यादा विचारधारा के क्या, अधिकतर लड़के क्या करते हैं, उनको एक भी किताब पढ़ना भारी पड़ता है, किताब पढ़ते ही नहीं है, उसमें किसी तरह से एक किताब पढ़ देते। तो वो कौन सी किताब आपने चुना है इस पर डिपेंड पड़ता है। अगर मान लीजिए कि आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और झा और श्रीमाली की किताब पढ़ रहे हैं जो कॉमन है, तो झा श्रीमाली रिप्रेजेंट करते हैं किस व्यू का? वामपंथी। और उनका किताब पढ़िएगा तो जाइए गुप्त एज में, गुप्त एज में जाइएगा, वो स्वर्ण युग माने? बोले नहीं। स्वर्ण युग क्या होता है जी? पैसा वाला के लिए सब युग स्वर्ण युग है, ठीक है। और जिसके पास पैसा नहीं है कोई स्वर्ण युग नहीं। इतिहास में कोई काल स्वर्ण युग नहीं होता। और अब इसका किताब आप पढ़े ही नहीं। दूसरा व्यू क्या था? वो बोलता है कि गुप्त युग स्वर्ण युग है। डीएन झा समझते हैं कि स्वर्ण युग का मतलब हो कोई सोना टपकता हो, समझ गए। एग्जाम में पढ़ लिए डीएन झा का किताब, पूछा कि क्या गुप्त युग स्वर्ण युग है, आप लिखे कि कौन बोलता है गुप्त युग स्वर्ण युग था? स्वर्ण युग नहीं है, क्योंकि आप डीएन झा की किताब पढ़े हुए। डीएन झा में लिखा हुआ कि स्वर्ण युग नहीं था। इतिहास में कोई कहा स्वर्ण युग नहीं हो सकता। और कॉपी जो चेक कर रहा है वो है दक्षिणपंथी, राइटिस्ट। वो बोला रुको तुमको बताते हैं, स्वर्ण युग नहीं था, क्योंकि वो पढ़े हुए ही है तो नंबर नहीं दिया। और कभी कभी हो किस्मत सही हो, राहु और केतु दोनों सही चल रहा हो, कभी कभी आप लिखे नहीं था, कॉपी भी चेक करने वाला क्या है। इसलिए कुछ लड़के बोलते हैं हम तो लिखे बहुत है लेकिन नंबर नहीं आया। कुछ बोलता हम तो कुछ लिखे नहीं थे, कैसे आ गया नंबर? हम लिखे ही नहीं थे, हम तो कुछ लिख दिए थे, हमको आ गया। क्योंकि उसका रूममेट है, वो देख रहा था कि कुछ नहीं लिखा है, खाली एक ही व्यू लिख के आया और एक भी, तो वो आपका सटीक हो जाएगा। आपको चलना चाहिए बुध के मार्ग पर, मध्यम मार्ग। दोनों व्यू लिखिए, तो दोनों व्यू के लिए आपको दोनों विचार चाहिए ना। तो यहाँ एक ही किताब पढ़ना मुश्किल है, तो दो दो किताब कहां से पढ़ेगा? और वो जो अब मेंस का तैयारी की है उसको ले तो अभी चौतरफा हमला हो गया है। चौतरफा की पीटी दे कि मेंस दे, ये लिखे कि झारखंड पढ़े कि हिस्ट्री पढ़े। और अचानक इधर जेपीएससी वार्निंग दे देकर तरह तरह से डेली निकाल रही है रूटीन की सितंबर चौथे हफ्ते में मेंस होगा। अरे पहले पीटी पास करेंगे तब ना मेंस देंगे। तो ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट किया? 4 साल तो टाइम दिया आपको, 4 साल में तैयारी कीजिए। कभी ना कभी, यही मैं कह रहा हूं कि कभी ना कभी एग्जाम होगा ही, नहीं होगा एग्जाम। कुछ लड़के बड़ा मासूम सा पूछते हैं, मैसेज करते हैं, सर एग्जाम होगा कि नहीं? एग्जाम तो होगा, ये पूछो कि कब होगा। एग्जाम नहीं होगा ऐसे कैसे होगा? सिविल सर्विसेज का भर्ती बंद हो जाएगा, ऐसा कहीं सरकार का डिसीजन है। तो इसलिए नंबर नहीं आते हैं, एक तरह का व्यू लिखते हैं। अब आइए,
आर एस शर्मा वामपंथी हैं, यही चीज तो जानना होगा, यहीं से शुरुआत हो गई क्लास की। आर एस शर्मा वामपंथी हैं, जेएल मेहता दक्षिणपंथी हैं। उस किताब आप देखिए, मेडिवल आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की किताब उठाइए आप, उसमें देखिए मध्यकाल दिया हुआ है 1000 से, मध्यकाल पढ़िए 1000 से। और डीएन झा की किताब निकालिए श्रीमाली की, उसमें 750 से दिया हुआ है। यही विचारों की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई को आपको स्पष्ट करना, ये दोनों धारा आपको हर समय पढ़ना पड़ेगा। और जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा तो वहां एक और विचारधारा आ जाती है, इंपीरियलिस्टिक, साम्राज्यवादी। भगत सिंह को आतंकवादी बोलते हैं, भगत सिंह आतंकवादी। और हम लोग जब किताब पढ़ते हैं फिर दक्षिणपंथी का, भगत सिंह महान शहीद, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी। अब क्या लिखेगा आप? भगत सिंह, अगर मान लीजिए साम्राज्यवादी इतिहासकार का किताब पढ़ लिए तो लिख दीजिएगा भगत सिंह 1 नंबर के आतंकवादी थे, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद हमको क्या, तो इसलिए देखिएगा कि नंबर नहीं आता है, इस पर सोचते ही नहीं है क्योंकि उस ढंग से जो ऐसा लिखता है उसको खूब नंबर आता है। बताया ना कि 149 तक नंबर लाया है लड़के, वो ट्रिक समझ गए। उसके बाद तो ये आसान हो जाएगा ये सब्जेक्ट, उसके बाद ये सब्जेक्ट आसान हो जाएगा क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है। झारखंड आप पढ़े ही हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री आपका आधा सिलेबस के बाद टोटल फ्रीडम स्ट्रगल है। तो कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक जिसको फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ने में मजा नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी ऐसा नागरिक जिसको कि अपने एंशिएंट में, हड़प्पा, वैदिक में पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज उसमें भी जबकि सीक्वेंस में घटना है, कुछ वैसा डाटा उटा रटना नहीं है। अब वो उसको किसी ने कह दिया कि फिगर बनाओ, तो हिस्ट्री में फिगर बनाने की क्या गुंजाइश है? हिस्ट्री में भी गुंजाइश है, लेकिन इस तरह से गुंजाइश नहीं कि अशोक आया तो अशोक का चेहरा ऐसे बना दिए कि अशोक ऐसे है, ये देखो अशोक मुस्कुराता हुआ। ये हिस्ट्री में फिगर बनाने का गुंजाइश है। हिस्ट्री में और पॉलिटी में फिगर बनाने का गुंजाइश कम है, लेकिन जहां अवसर है वहां बनाया जा सकता है। जहां कहां अवसर है, मान लीजिए किसी का साम्राज्य विस्तार दे रहा है तो इस तरह से साम्राज्य विस्तार दिखाया जा सकता है। मान लीजिए कि आप 2 भाग में बांटते हैं, किसी चीज को 2 भाग में बांटते हैं, जैसे मौर्य कला है, लोक कला, ठीक है, और दरबारी कला, तो आप इस तरह से डिवीजन कर सकते हैं। प्लस मान लीजिए कि कला में ज्यादा चांस है, स्तूप का चर्चा आ रहा, तो स्तूप का आप फिगर बना सकते हैं। लेकिन महात्मा गांधी का चश्मा लगा हुआ बना देंगे ऐसे करके, महात्मा गांधी लिख रहे हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, समझ गए? तो इसलिए इसमें उसका, उस चीज का, हर सब्जेक्ट का अपना कोर चीज होता है। हिस्ट्री में इस चीज का महत्व नहीं है। अब आइए कि ये हमेशा ये ध्यान रखिए कि इतिहास में आपका गुंजाइश जहां भी है, कई जगह गुंजाइश है जो मैं आपको बताऊंगा जहां पर आप फिगर्स दे सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की तुलना में उसका कोर चीज अलग है। इकोनॉमिक्स में डाटाज का महत्व है, आप देखें ज्योग्राफी में मैपिंग का महत्व है, तो इतिहास में तथ्यों का महत्व है, ज्यादा तथ्यों का महत्व ज्यादा है। इसको समझिए। और ये दोनों विचारधारा के पॉइंट ही आपको लिखना चाहिए, इसी से एनालिटिकल होता है। एनालिटिकल पहले तो अंग्रेजी शब्द, इसका अर्थ होता है विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक आप देखें, एनालिटिकल, इसी का दूसरा शब्द होता है क्रिटिकल, आलोचनात्मक। आलोचनात्मक, क्रिटिकल, आलोचनात्मक, क्रिटिकल। अब ये अप्रोच होना चाहिए, ये दृष्टिकोण होना चाहिए लिखने का। आलोचनात्मक का मतलब ये नहीं होता कि आप जबरदस्ती आलोचना कीजिए। आलोचनात्मक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि कई दृष्टिकोणों से आप देखिए। मान लो कहीं पर आपको बुराई नजर नहीं आ सकती है, लेकिन आप कहीं भी, जैसे कि अशोक का धम महान था और इसलिए इतिहास में वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर कहा जाता है। अशोका द ग्रेट है, ठीक है। अब इसकी आलोचना जबरदस्ती किसी ने कह दिया कि आलोचनात्मक लिखे तो जबरदस्ती आलोचना कर रहे हैं, नहीं, वहां पर अपने आप आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। क्या है? रोमिला थापर बोलती है, जो वामपंथी है, रोमिला थापर बोलती हैं कि वो राजनीतिक कारण से लाए थे अशोक। सब लोग बोल रहे हैं कि कलिंग युद्ध के कारण आया, कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मर गए, 1.5 लाख लोग को बंदी बना लिया गया, तो अशोक का हृदय बदल गया, इसलिए वो धम लाए, ये तो फैक्ट है। लेकिन बंदी किसने बनाया? अशोक ने खुद बनाया, तो रो भी रहा है, अब बंदी भी बना रहा है। वाह, उसने अहिंसा पर धम में जोर दिया, अहिंसा पर जोर दिया, और उसके किचन में 2 मोर 1 हिरन मारे जाते थे। उसने आर्मी को भंग नहीं किया, उसने मृत्युदंड को खत्म नहीं किया, ट्राइबल्स के खिलाफ में फोर्स यूज किया। तो रोमिला थापर यह सवाल करती हैं कि तो फिर किस तरह का मानवीय बात कर रहे हो? और बाकी इतिहासकार लिख रहे हैं जो राष्ट्रवादी हैं, वो एकदम भोंपू की तरह तारीफ किए जा रहे हैं कि ये मानवीय था, मानवीय के कारण इसने किया।
आप समझ रहे हैं? तो इसलिए वो एक विचारधारा में, विचारधारा जो हो जाती है उसमें विचारधारा से आप आगे नहीं जा सकते अगर उस विचारधारा के, जैसे कि कोई पार्टी के आप सदस्य हैं, ठीक है, पार्टी के सदस्य हैं तो आप भले पार्टी की नीतियों से असंतुष्ट होंगे, लेकिन पार्टी के खिलाफ आप बोलेंगे, पार्टी के खिलाफ बोलेंगे तो आपको पार्टी से क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा पार्टी लाइन को। इसलिए आप अपने नेता के किसी भी भाषण को आपको डिफेंड करना होता है। उसी तरह से ये इतिहासकार उसको डिफेंड करेंगे। तो इस सब मुश्किल में आपको नहीं पढ़ना है, आपको मुश्किल में कुछ नहीं पढ़ना है। आप लोग में से जिन लोगों ने विजय स्टडी सर्किल में एडमिशन ले लिया सुरक्षित है, और जिन लोगों ने नहीं लिया वो असुरक्षित है, समझ गए? इसलिए जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए और उसके बाद ना तो कोई किताब पढ़ना है ना तो कुछ करना है, सीधे नोट्स डायरेक्ट ईच एंड एवरी टॉपिक के आपको लिखना है। और हम क्लास में दोनों व्यू को बताएंगे और क्रिटिकल एनालिटिकल आंसर को तरफ आपको जानना है, समझ गए? क्रिटिकल आंसर। अब चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। हमारी जो क्लासेस होगी, हमारी क्लासेस होगी टेम्पोररी अरेंजमेंट और फिर परमानेंट अरेंजमेंट। टेम्पोररी अरेंजमेंट ये है कि 8 तारीख से हमारी साइंस की क्लास भी शुरू होने वाली थी, लेकिन साइंस सर थोड़ा सा दुर्घटना से पीड़ित हो गए और उबर नहीं पाए, इस वजह से वो अभी रिकवर नहीं किए हैं, इसलिए वो क्लास डिले होगी। कितने दिन डिले होगी ये अभी डॉक्टरी सलाह के अंदर हैं, कुछ दिनों में पता चल जाएगा। जब वो फिट हो जाएंगे तो दूसरी क्लास में बात मत कीजिए, दूसरी क्लास जो होगी हमारी वो साइंस की होगी। फिलहाल वो अस्वस्थ है तो और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम दोनों क्लास अभी हिस्ट्री की लेंगे ताकि जल्दी से जल्दी तब तक हम रिकवर कर पाएं, फिर साइंस सर आए तो वो तेजी से आगे बढ़े। तो 2 क्लास में हमने 2 सब्जेक्ट को, हिस्ट्री के 2 पार्ट को लिया है। पहला पार्ट में हम चलेंगे, पहले क्लास जो 7 से 8 होगी वो एंशिएंट हिस्ट्री की होगी, और दूसरा पार्ट जो हमारा होगा वो मॉडर्न हिस्ट्री का होगा। जो दोनों कठिन पार्ट है उसी को मैं करूंगा। बीच में जब एंशिएंट खत्म हो जाएगा तब फिर उसके बाद हम मेडिवल पर चलेंगे। जब साइंस की क्लास शुरू हो जाएगी तो सप्ताह में 3 दिन आपके एंशिएंट होंगे और 3 दिन आपके क्या होंगे? मॉडर्न हिस्ट्री। फिलहाल हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम दोनों क्लास जो है वो हिस्ट्री की लेंगे, और अभी हमारी ये पहली क्लास जो समय बचे हुए हैं उसमें हम चलेंगे एंशिएंट हिस्ट्री पर, एंशिएंट हिस्ट्री पर चलेंगे। और जो दूसरी क्लास हमारी शेड्यूल है 8:15 पर, उसमें चलेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री पर। अब आइए, सबसे पहली गलती, ये गलती मत कीजिएगा, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। आप ये मत समझिए कि हड़प्पा पढ़ना है तो आप पीटी की तरह सब चीज पढ़ रहे हैं। जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसको पहले चलिए, ये गलती मत कीजिए। सिलेबस हमारे पास होना चाहिए और सिलेबस के अनुसार ईच एंड एवरी टॉपिक आपको कवर होना चाहिए। अगर आप सिलेबस को कंबाइंड रखते हैं आपको बहुत गजब का फीलिंग देगा। आपको जब सिलेबस कंप्लीट होता है तो वो कॉन्फिडेंस देता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। जैसे हमसे जो अक्टूबर से जुड़े हुए हैं वो उनका क्या क्या खत्म हो गया, उनका इकोनॉमिक्स खत्म हो गया, पेपर 5 कंप्लीट हो गया, उनका पेपर 4 में पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों खत्म हो गया। आप देखिए उनका झारखंड सेक्शन खत्म हो गया, झारखंड हिस्ट्री, झारखंड ज्योग्राफी, झारखंड इकोनॉमी, तीनों, मतलब आप समझे कि 2-2.5 सब्जेक्ट के लगभग खत्म हो चुका। और पीटी में अभी भी 2 महीने बचे हुए। उनका अगर हिस्ट्री खत्म हो जा रहा है और साइंस अगर मेजर पार्ट अगर खत्म हो जा रहा है तो उनके पास केवल डे और लैंग्वेज हमारी संडे को चल रही है। अगर उनका ये खत्म हो जाता है तो आप देखिए कि पीटी रिजल्ट आते आते केवल उनके पास आधा सेक्शन रहेगा जिसको कि क्लास करना है, बाकी सब उनके पास 3 महीने का समय रहेगा कि वो रिवाइज करेंगे। आप में से जो दे रहे हैं, आप में से, तो इसलिए वो निश्चित रूप से एडवांटेजियस पोजीशन में रहेंगे। आप में से दे रहे हैं, अभी भी बहुत देर नहीं हुई, थोड़ी देर हुई, तो थोड़ी देर को रिकवर किया जा सकता है। लेकिन बहुत देर कब हो जाएगी? बहुत देर तब होगी जब आप पीटी के रिजल्ट के बाद आएंगे, तब तक काफी देर हुई। इसलिए देखिएगा झारखंड में अधिकतर स्टूडेंट अपना बेस्ट सेकेंड टाइम दे पाते हैं, और सेकेंड टाइम आते आते 5 साल हो जाता है, क्योंकि एक परीक्षा होने में ही 5 साल लग जाती है। अगर प्रति वर्ष हो तो वो रिकवरी तुरंत हो जाता है। तो ये दुर्भाग्य है। उम्मीद करते हैं कि इस बार से ऐसा होना नहीं चाहिए, और आपको जो सीख मिला है उस सीख के अनुसार चलिए कि मेंस का सिलेबस हमको साथ साथ करना चाहिए। ये पीटी होने के बाद मेंस पर जाएं, ये पॉलिसी हमारी बहुत गलत होती है। यस, नोट्स वुड बी इन बोथ द मीडियम। अभी पता चल जाएगा, अभी क्लास में चलेंगे ना, अभी दोनों मीडियम में क्लास में डिस्कस होती है नोट्स। अब आइए चलिए, सिलेबस आपने उठा लिया, मेरे पास भी सिलेबस है। अब चलते हैं एंशिएंट पर। एंशिएंट पर अब यहीं पर पहला डिफरेंस पीटी से आ गया। पीटी में जब हम हिस्ट्री शुरू करते हैं एंशिएंट, तो हम प्री हिस्ट्री पर जाते हैं। प्री हिस्ट्री से शुरू करते हैं क्योंकि उसमें हमको दिया हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री, और यहां हमको क्या बोल रहा है पढ़ने के लिए?
अब जो घटिया नोट्स है मार्केट में है वो पहला, क्योंकि वो पीटी और मेंस दोनों में वही नोट्स दे रहा है, वो पहला शुरू कर रहा है प्राक इतिहास। बुक में भी पहला टॉपिक होगा प्राक इतिहास, और यहां सिलेबस में पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो आप इंडस वैली से पढ़िए, प्री हिस्ट्री क्यों पढ़िएगा? नहीं पढ़ लेते हैं, कहीं सिलेबस से बाहर आ गया तो। सिलेबस से बाहर का दिमाग में रख के मत चलिए, सिलेबस से बाहर का कोई तैयारी नहीं होता, वो अनलिमिटेड होता है। प्रिपरेशन वुड बी इन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, आप सिलेबस से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि सिलेबस तो इंडस। अब आइए इंडस में भी ये हमको बहुत नहीं कर रहा पढ़ने के लिए, इंडस में हमको क्या क्या बोल रहा है पढ़ने के लिए। हाँ जरा देखिए, पहले तो इस एंसेंट में 11 टॉपिक हैं, 11 टॉपिक टोटल हैं इस एंसेंट हिस्ट्री के सिलेबस में। 11 टॉपिक हैं आपके, 11 टॉपिक हैं। इस 11 टॉपिक में ध्यान रखिए आप, इस 11 टॉपिक में आपके मैं 4 टॉपिक बता रहा हूं। 4 टॉपिक मोस्ट डोमिनेंट होते हैं, 4 टॉपिक मोस्ट डोमिनेंट होते हैं। एक तो आपका मैं एंसेंट की बात कर रहा हूं, हड़प्पा होता है सबसे ज्यादा डोमिनेंट, दूसरा होता है वैदिक, तीसरा होता है मौर्य, और चौथा होता है गुप्ता। ये 4 डोमिनेंट टॉपिक हैं। तो 11 में से 4 को पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मानिए। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे, जैसा हमने कहा कि हम अभी एक्सटेंसिव स्टडी पर जा रहे हैं, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। ये सब बाद की चीजें हैं जो मैं अभी आपको हिंट दे रहा हूं कि सिलेबस देख के घबरा जाते हैं, बहुत सारे लड़के सिलेबस देख के घबरा जाते हैं। ये पहला सिलेबस है जेपीएससी मेंस का, जिसमें हिस्ट्री की तुलना में इकोनॉमिक्स का सिलेबस बड़ा रखा गया है, समझ गए? नहीं तो हर जगह किसका सिलेबस बड़ा रखा जाता था? हिस्ट्री का, हर जगह ऑप्शनल में। ये पहला सिलेबस है जिसमें हिस्ट्री की तुलना में इकोनॉमिक्स और साइंस का सिलेबस ज्यादा बड़ा है। ये बहुत छोटा है हिस्ट्री का सिलेबस। कैसे? तो जैसे बता दिए कि 4 इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 को विशेष फोकस करना होगा। अब आइए, हड़प्पा हमारा स्पेशल फोकस का है, ये आपको नेक्स्ट राउंड के लिए है। फर्स्ट राउंड में ऐसा कोई गेस नहीं होगा। उसके बाद गेस तो यहां तक होता है कि क्वेश्चन का गेस होगा आपका, कि क्वेश्चन क्या आ सकता है। तो ये सब किसके लिए? जो लास्ट टाइम के लिए। और सालों भर लेकर वही पढ़े थे, सालों भर लेकर लूसेंट लेकर पढ़े हुए हैं, स्टार्ट किए तब भी लूसेंट और लास्ट में भी लूसेंट पढ़ रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी सही नहीं होती। उसी तरह से मेंस की तैयारी में ऐसा नहीं होता कि आप गेस लेकर ही खाली पढ़ते रहिए। अब आइए, हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या क्या पढ़ना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब कुछ लड़कों का बेसिक सवाल जिनको कोई आइडिया नहीं होगा, पहले उसी से स्ट्रगल करेंगे कि क्या हड़प्पा और इंडस दोनों एक है, क्योंकि ये पीटी आप पढ़ चुके हैं, पीटी का सामान्य जानकारी होता, तो ये सब डिस्कशन हम लोग वहीं कर लेते हैं। अब इस पर इस डिस्कशन में नहीं जाएंगे कि हड़प्पा बेटर है कि इंडस है। जो सिलेबस है उस पर जाइए। तो इंडस वैली सिलेबस में हमारा जो है पहला है ओरिजिन, इसका ओरिजिन यानी इसका उद्भव, ठीक है। उसके बाद दे रहा है एंटीक्विटी। अब यहीं पर आधे लड़के को आप दिमाग घूमेगा कि एंटीक्विटी में क्या पढ़ना है, ऐतिहासिकता, ठीक है। एंटीक्विटी, ऐतिहासिकता, एक्सटेंट, अब आइए एक्सटेंट, ऑथरशिप, अब देखिए यही मैं मटेरियल बोलता हूं, जिनके पास सिलेबस है जरा ऑथरशिप का है, जरा हिंदी देखिए तो हिंदी क्या दिया है आपका, जिनके पास हिंदी का सिलेबस हो, साहित्यिक कार्य, यही मैं बता रहा हूं कि कैसा ट्रांसलेशन आपको दिया गया है। ऑथरशिप का उसमें साहित्य था हड़प्पा में, जो साहित्यकार हो जाएगा। तो ऑथरशिप में क्या पढ़ना है नहीं बताएंगे आज फ्री क्लास से, समझ गए? कल बताएंगे कि ऑथरशिप में क्या पढ़ना है। पहले हिंदी ट्रांसलेशन में जा रहे हैं, ऑथरशिप है। अब देखिए उसके बाद इतना चीज पढ़ना, ओरिजिन, एंटीक्विटी, एक्सटेंट, ऑथरशिप, ये ओरिजिनल सिलेबस। उसका अपने मन से, इसका हिंदी नहीं दिया है, इसका हिंदी जेपीएससी नहीं दी है, प्राइवेट पब्लिश। साहित्यकार, उस समय साहित्य था, जो साहित्य आ जाएगा तो साहित्यकार दे दिए, ये तो सिलेबस नहीं समझ। अब कोई लड़का क्या करता है, और लास्ट में क्या वो भी लिख लीजिए, इसमें लास्ट में दिया हुआ मेन फीचर्स, मुख्य विशेषताएं, मेन फीचर्स, मुख्य विशेषताएं। अब देखिए मेन फीचर, इतना ही है सिलेबस, इतना ही है सिलेबस।
अब लड़के को क्या हड़प्पा पढ़ना, वो पहले सिलेबस नहीं देखकर किताब देखता है। किताब में तो बहुत बातें हैं, किताब में तो बहुत बातें, हमको सिलेबस में जो पढ़ना है, जैसे दूसरा टॉपिक में पढ़ना है ओरिजिन ऑफ द आर्जन्स, वो आज पढ़ना है, किताब निकाल करके आज पढ़ने। जो पढ़ाने वाले भी वो भी वही काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी आइडिया नहीं है, क्योंकि उनको थोड़ा सा आइडिया है कि कैसे लड़कों को बेवकूफ बनाया जाता है, ये उनको आइडिया है। और बाकी स्टूडेंट को तो कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनको गुरु माना है, तो वो उनके अनुसार चल रहे। आपको पहले सिलेबस फोकस करना चाहिए। अब मुझे ये बताइए, ओरिजिन पढ़ना है, इसका मतलब तो आप जानते हैं। एंटीक्विटी का मतलब जानते हैं कि एंटीक्विटी में क्या पढ़ना है? आप चलिए एक्सटेंट का मतलब जानते हो कि विस्तार है पढ़ना है, ठीक है, आप जानते हैं कि विस्तार पढ़ना है, ये भी सही है। लेकिन ऑथरशिप का मतलब जानते हैं? तो जब जानते ही नहीं है तो फिर मटेरियल सही है कि गलत है कैसे हो गया? जाके डिक्शनरी देखिए कि ऑथरशिप का मतलब क्या होता है। अब आइए एक चीज जानो, मेन फीचर, ये भी नहीं जानते, क्योंकि अब मैं सवाल कर रहा हूं, अब सवाल के बाद के थ्रू चलेंगे हम लोग, कि इसको ध्यान रखिए आप कि अब दे दिया मेन फीचर्स लास्ट में। मेन फीचर्स में क्या लिखना है? व्हाट? अब देखिए मेन फीचर्स में हमको क्या लिखना है, हड़प्पा के मेन फीचर्स में क्या लिखना होंगे? लिखने की बात आई है। अब आप में अब क्या कर रहे हैं लड़के, जो भी हड़प्पा के बारे में जान रहे हैं सब लिख दिए, कि अब लिख दिया, तुम छांट लो, तुमको जो विशेषता दिख रहा है इसमें उसको तुम लिख लो, छांट लो, क्योंकि हमने तो सारा चीज लिख दिया। सारा लिखना ही नहीं है, क्या हड़प्पा का स्वरूप पूछ सकता है? सिलेबस में है स्वरूप, फीचर में स्वरूप आएगा। अब यही चीज इतिहास में प्रॉब्लम होता है। पहला ही टॉपिक देखे, उसी में देखिए आपको प्रॉब्लम शुरू हो गया। प्रॉब्लम आपको पहले पता है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट है कि हिस्ट्री में कोई डर नहीं है, क्योंकि हड़प्पा के बारे में जानते हैं कि एक सभ्यता थी, उसमें यह डर नहीं है कि कोई ये आप देखिए कि कोई आदमी का नाम नहीं है हड़प्पा। जगह इकोनॉमिक्स वगैरह में डर ये होता है कि समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्या है ये, इसलिए उसमें ज्यादा खतरा दिखता है। इसमें तो हड़प्पा, एक शब्द आया हड़प्पा 2 पेज लिख देगा झारखंड का स्टूडेंट, एक शब्द हड़प्पा पढ़ ही लिख देगा, क्या लिखा वो नहीं बात है, लिख दिया, इसलिए इतिहास में नंबर नहीं आता है आपको हड़प्पा। तो अब देखिए कि हम लोग एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले हमको यह तय करना है कि 40 मार्क्स इस सिलेबस को देख करके, पहले सिलेबस, उसके बाद फिर चलते हैं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बनेंगे हमको हड़प्पा से, इस सिलेबस से? पहले आइए क्वेश्चन, संभावित प्रश्न, पॉसिबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं हमारे इस टॉपिक से। देखिए जहां तक ऑब्जेक्टिव का बात है, ऑब्जेक्टिव केवल इसी बिंदु से होगा, केवल इसी बिंदु से होगा, ऑब्जेक्टिव इससे बाहर से नहीं होगा। समझ गए? ऑब्जेक्टिव किस बिंदु से होगा? जो सिलेबस में दिया हुआ। पीटी में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, पूरा पढ़ना पड़ता है, तो ऑब्जेक्टिव का गेस नहीं होता है, गेस होता है लॉन्ग क्वेश्चन का। पिछले बार जेपीएससी में इतिहास से लॉन्ग क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से एक ही पूछा है, वो है चोला से। चोल से पूछा है 40 मार्क्स का क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला रूलर्स। यह हमारा सबसे हिट क्वेश्चन गेस था, और वो भी क्वेश्चन आया था, एंशिएंट में पूछा था। और इसका मतलब अब जो भी टॉपिक से, 11 टॉपिक में एक टॉपिक से पूछा केवल, किससे? यही आपके मुश्किल को बढ़ाता है। इसका मतलब अब 10 टॉपिक से किसी से भी पूछ सकता है। आप चोला को अगर माइनस कर दीजिए तो 10 टॉपिक किसी से पूछ सकता है, इसमें ऑप्शन नहीं है। यही इस सब्जेक्ट का कठिनाई को बढ़ाता है, क्योंकि वो भी, उसको भी पता है कि सबको हिस्ट्री बहुत इजी लेता है, इसलिए हिस्ट्री में ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता है। आप देखें तो अब 10 क्वेश्चन बन गए, तो हमारा 40 मार्क्स के हिसाब से, और जैसा हमने कहा कि आपको तैयार रहना होगा कि 20 मार्क्स के हिसाब से हमारा संभावित प्रश्न क्या हो सकता है। पॉसिबल क्वेश्चन लिखिए, इसमें संभावित प्रश्न क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चन? जो संभावित प्रश्न क्या है? हमारे संभावित प्रश्न है, लिखिए पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन।
मेन फीचर्स ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, फिर लिखिए वर्तमान भारतीय सभ्यता में हड़प्पा से कौन कौन से तत्व लिए गए। उसी में मेन फीचर्स ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। वर्तमान सभ्यता में हड़प्पा से कौन कौन से तत्व लिए गए। व्हाट आर द एलिमेंट्स टेकन फ्रॉम द हड़प्पा सिविलाइजेशन इन प्रेजेंट कल्चर या सिविलाइजेशन। व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स टेकन फ्रॉम हड़प्पा सिविलाइजेशन इन प्रेजेंट कल्चर। वर्तमान सभ्यता में हड़प्पा से कौन कौन से तत्व लिए गए। ये फीचर से हो गया। देखिए 40 मार्क्स का क्वेश्चन मुझे ऐसा दिखता है कि ये इसमें 40 मार्क्स का बनेगा जो सिलेबस है। बाकी में भी जैसे जेपीएससी की कोई ऐसी गरिमा नहीं है कि हम 40 में नहीं पूछ सकते। जब मोहम्मद बिन तुगलक का सिक्का पूछ दिया 40 में तो कुछ भी पूछ सकता है 40 में, वो समझ लीजिए। तो उस हिसाब से उस ट्रेडिशन को अगर आप देखेंगे तो 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं 40 मार्क्स के। लिखिए कौन से 2 क्वेश्चन बनेंगे। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव और ऐतिहासिकता को स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड एंटिक्विटी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। उद्भव और ऐतिहासिकता को स्पष्ट करें। ओरिजिन एंड एंटिक्विटी को स्पष्ट करें। कायदे से ये 20 मार्क्स में आना चाहिए, लेकिन वो कायदे वगैरह कुछ नहीं होता है। आप पढ़ते जाइए, मेंटली तैयार होकर जाइए ताकि सरप्राइजिंग नहीं लगे। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है, आप ध्यान रखिए, लिखिए शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन जो अगर पूछा, जो संभावना हमने कहा कि हो सकता है, तो 3 बिंदुओं पर शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। यह भी शॉर्ट से हो सकता है जो सेकंड लिखे आप, लेकिन नहीं भी हो सकता है। फिर आइए हड़प्पा ट्रेड, हड़प्पाई ट्रेड, हड़प्पा का व्यापार, यह शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। हड़प्पा का व्यापार ऑब्लिक विदेश व्यापार अलग से, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। उसके बाद आइए हड़प्पाई धर्म, हड़प्पा रिलीजन, हड़प्पाई रिलीजन। उसके बाद आइए हड़प्पाई लिपि, हड़प्पन स्क्रिप्ट। ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। हम लोग जब भी कोई टॉपिक को शुरू करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे क्या क्वेश्चन आ सकता है। आप जो हिस्ट्री पढ़िएगा हमसे, तो आप जेपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं ना, कि हिस्ट्री का विद्वान होने के लिए पढ़ रहे हैं। दैट इज नथिंग। जब मैं खुद विद्वान नहीं हूं तो आपको क्या विद्वान बनाऊंगा, क्योंकि हिस्ट्री में मैं भी उतना ही जानता हूं जितना कि हमको कंपटीशन में क्या है, पढ़ना है। तो इस चीज को जानिए कि आपको उस एग्जाम को पास करना है, ना कि आपको हड़प्पा का एक स्पेशलिस्ट होना है। हड़प्पा पर एक से एक किताब लिखी गई है, सिलेबस को पकड़े रहिए। बाकी जो टीचर का काम होता है गाइडलाइन का, मटेरियल देने का, कि इस रास्ते पर आपको चलना है, यही गाइडलाइन का असर होता है। पास कोई थोड़ी किसी को करा देता है। आप फॉलो कीजिए, देखो यहां भटकना नहीं है, सिलेबस को पकड़े रहो, इसमें ऐसे लिखना चाहिए, ये मैटर, अगर मैटर मिल गया ऐसे हमको प्रेजेंट कर, यही रोल होता है एक टीचर का। इसके अलावा टीचर का रोल ज्यादा नहीं है, 80% स्टूडेंट का रोल है कि आप उसको फॉलो कीजिए, उसके बाद आप लिखिए। आपको मेन भटकना नहीं है। जो स्टार्टिंग पीरियड को होता है स्टूडेंट का, जिसमें की क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है, आइडिया नहीं होता है, वो भटकाव ज्यादा हो जाता है। और भटकाव के कारण होता है, आपको स्ट्रिक्टली सिलेबस को चलना है, क्वेश्चन बैंक को चलना है, और जो हमारे एक्सपीरियंस है उसको, उसके अनुसार आपको चलना है। तो अब जैसे हम लोग क्या करेंगे कि आप भटकेंगे कैसे नहीं, कि जैसे सिलेबस है हमारे पास, सिलेबस में सबसे पहले हम सब्जेक्टिव में जाएंगे। ऑब्जेक्टिव का कोई गेस नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव का एक ट्रेंड है जो आप देख ही रहे हैं कि क्या पूछ सकता है, लिपि में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, हड़प्पा की लिपि कैसी थी, लिपि में कितने जो है आपके शब्द मिले हुए हैं, अक्षर मिले हुए हैं, हड़प्पा लिपि के क्या बोलते थे, ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। लेकिन सब्जेक्टिव में कैसे हमको लिखना है इसको,
ये चीज को समझना है। क्या ऐसे करके वन लाइनर करके हम लिख देंगे? तो ये सब रिपीट फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों क्वेश्चन कैसे रिपीट करेंगे आप? अभी तो ये पब्लिक मोड में आप जितनी बार चाहें देख सकते हैं इस क्लास को, तो इसलिए आप उसको देख लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। और तो बता रहे थे कि जैसे आपका ऑब्जेक्टिव क्या हम वन लाइनर की तरह लिखेंगे कि हड़प्पा में इतनी लिपि हैं, ये हैं, ऐसे लिखना चाहिए? जी नहीं, इसको हमको पैराग्राफ वाइज में लिखना है। तो वही शब्दों का आपको चयन होगा। इस टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा नहीं बनेंगे। इसका इंपॉर्टेंस क्या है इस टॉपिक का? लिखिए संभावना। इस बार के एग्जाम में संभावना, हर टॉपिक पर यह भी कमेंट करते जाएंगे कि इसका कितना संभावना है। इसका 60 से 70% संभावना है पूछने का। 62 से हम 4 टॉपिक को बहुत हाई में गिनती करेंगे, हड़प्पा को, वैदिक को और गुप्ता को और मौर्य को। तो इसका संभावना 60 to 70% है जो इसको पूछा जा सकता है। आप देखें 60 to 70। तो अब इससे क्या हो जाएगा कि अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद अब हर क्वेश्चन का जवाब क्लास में लिखेंगे। पहले समझेंगे कि क्या जवाब लिखना। जैसे आप पहला क्वेश्चन लिखे, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। ठीक है, अब यहां पर यही बात को आप समझिए कि मुख्य विशेषता में क्या लिखना है, कौन सा पॉइंट लिखना है। जैसे अभी आपके जो है, जरा पॉइंट लिखिए कि इसमें क्या लिखना है आपको। केवल पॉइंट लिखिए, जो आज हमारा क्लास का समय बचा है उसके अनुसार लिखिए कि अगर हमसे पूछ दे कि हड़प्पा का मेन फीचर्स क्या है, लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट्स। और इसी का आपको साइन पोस्ट बनाना है, वो बताएंगे कैसे साइन पोस्ट बनाइएगा। मेन फीचर्स में हम टोटल 7 पॉइंट लिखेंगे। 7। पहला पॉइंट लिखेंगे विस्तार, एक्सटेंट, विस्तार। दूसरा पॉइंट लिखेंगे टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग। तीसरा पॉइंट लिखेंगे अर्थव्यवस्था, विशेषकर व्यापार, इकोनॉमी स्पेशली ट्रेड। फिर लिखेंगे राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल कंडीशन। फिर लिखेंगे सामाजिक स्थिति, सोशल कंडीशन। फिर लिखेंगे धर्म और संस्कृति, रिलीजन एंड कल्चर। और लास्ट में लिखेंगे अंतिम संस्कार विधि, लास्ट राइट परफॉर्मेंस। समझ गए? संस्कृति के अंतर्गत ही लिपि वगैरह सब उसी में आ जाएगा, लिपि वगैरह, प्रजाति वगैरह सब उसी में आ जाएगा। इतना अब आपको आइडिया हो गया कि क्या लिखना है। यही इसी में लड़के भटक जाते हैं, क्या लिखना है। तो हम लोग पहले स्टिक करेंगे कि इसमें क्या लिखना है। अब प्रेजेंटेशन, अब हमारा लिमिटेड जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको हमको लिखना होगा 600 से 700 वर्ड में। क्लास नोट्स जो होगा थोड़ा लंबा होगा। क्यों? क्योंकि गौर कीजिए, इसमें 2-3 पॉइंट, जैसे व्यापार आपको अलग से शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है, लिपि आपको अलग से पूछ सकता है। तो ये सब सेक्शन जब हम जाएंगे तो इसको थोड़ा लंबा लिखाएंगे तो 1000 वर्ड के करीब आपका आंसर आएगा। और वो फिर आपको बताएंगे कि जब 600 से 700 वर्ड में लिखना है 40 मार्क्स में, तो कौन कौन पॉइंट को आप कट कीजिएगा, मतलब पॉइंट नहीं, कौन कौन पैराग्राफ को आप कट कीजिएगा और कैसे शॉर्ट में लिखिएगा। यही सब क्लासरूम में सीखना है कि लिखना क्या है और कैसे चीजों को प्रेजेंट करना है। और यही चीज, बाकी किताब का मटेरियल का कोई, हिस्ट्री में कोई कमी नहीं है। 2-3 किताबें हैं जिसमें पूरा सिलेबस अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि हमारी ये पहली क्लास, ध्यान रखिए। और अब चलेंगे हम थोड़ी देर में दूसरी क्लास में आते हैं जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री पर चलेंगे। इसकी शुरुआत हम करेंगे कल के क्लास में, और अभी चलेंगे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में। तो वेट कीजिए थोड़ी देर।